दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। जैसे कि आपने हेडलाइन पढ़ी ली होगी कि गजब का उत्तराखंड है हमारा, और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो भी बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल में भ्रष्टाचार होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको एक खबर भी हमने दिखाई थी जहां पर एक जो गैजेटेड ऑफिसर है उन्होंने बताया था कि कैसे जो पेयजल विभाग है उसमें 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। एक नया घोटाला और सामने आया है और बड़े ही रोचक मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इस प्रकार के घोटाले हम मूवियों में देखा करते थे, लेकिन ये उत्तराखंड में रियल में हो रहे हैं। कैसे एक ड्राइवर अधिकारी बन जाता है, ये सब चीज खोज की है जो इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिज्म है। खोजी नारद इनको कहा जाता है, अमित सहगल जी, इन्होंने खोज की और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट का हेर फेर करके लोग गैजेटेड ऑफिसर बन गए, जो हाई स्कूल भी पास नहीं थे, उनके प्रमाण पत्र हैं वो सारे के सारे फर्जी हैं। और इसके अलावा जो ड्राइवर थे वो बड़े बड़े अधिकारी भी बन गए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिए आप हमारे साथ। तो सीधा लिए चलते हैं अमित सहगल जी के पास। सहगल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। शुरू से बताइएगा, आप एक खोजी पत्रकार भी हैं और खोजी नारद के नाम से जाने भी जाते हैं, क्या कुछ है पूरा मामला सर? देखिए, इसकी विजय जी इसकी शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया से। मैं एक दिन फेसबुक आईडी सर्च कर रहा था तो उसमें मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को कई अपमानजनक टिप्पणियां लिख करके अनाप शनाप बोल रहा था। तो मैंने उसको 5-6 बार रीड किया और रीड करने के बाद मैंने उसकी आईडी निकाली तो पता किया ये व्यक्ति सचिवालय से संबद्ध है और राज संपत्ति विभाग का कार्मिक है। अच्छा। तो उसके बाद जो है फिर मैंने तत्कालीन राज संपत्ति अधिकारी थे बंशीधर तिवारी, उनसे मैंने बात करी। मैंने उनसे कहा कि ये जो आपका एक कार्मिक है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अनाप शनाप टिप्पणी लिख रहा है और ये तो कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है, इस पर कार्रवाई करिए। तो उन्होंने कहा आप मुझे शिकायत लिख के दिए, मैं करता हूँ। तो मैंने कहा देखिए, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम शिकायत करने का नहीं है, मेरा काम संज्ञान में लाने का है और मैंने ला दिया। बाकी मैं अपने नाम से खबर छापूंगा तो आप उसका संज्ञान स्वतः ले सकते हैं। तो मैंने 24 जून 2019 को पहली बार अपने मित्र के समाचार पत्र में खबर प्रकाशित करी, जनमत टुडे में, कि प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाता उत्तराखंड सचिवालय का कर्मचारी। खबर का संज्ञान तुरंत 2 घंटे में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा लिया गया और इस कार्मिक पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी जारी करी गई। उसके बाद जो है तत्कालीन तब वो प्रदीप रावत जी आ गए थे, राज संपत्ति अधिकारी, उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए लिखा कि इस अधिकारी को विशिष्ट व्यवस्था वाले स्थानों पर तैनात ना किया जाए। और उसमें उसने एक पत्र भी लगाया कि ये फेसबुक अकाउंट मैं नहीं, मेरी धर्मपत्नी चलाती है। अच्छा। ये तो राज्य की विडम्बना है कि झूठ कुछ भी लिख दो, झूठ बोल दो, जिसकी सेटिंग गेटिंग है सब चलता रहता है। और आप बताइए कि दिन के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उसने पोस्टिंग कर रखी है। मैं वो आपके दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगा कि ये वो देखिए, ये वो पत्र है, टिप्पणी है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो उसने सोशल मीडिया पर कर रखी है। और एक नहीं है, कई सारी टिप्पणियाँ मैं दर्शकों को आपके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये कई सारी टिप्पणी हैं जो उसने कर रखी हैं। ये देखिए आप, कई सारी टिप्पणी हैं जो उसने कर रखी हैं। और इसी टिप्पणी पर उसने कहा कि उनकी धर्मपत्नी ने एक लेटर लगाया कि ये इनका फेसबुक अकाउंट मैं चलाती थी। अब बताइए, दिन के दोपहर में उनके फेसबुक मोबाइल में चलता था, आप ये पोस्ट कर रहे हो तो ये मोबाइल अधिकारी घर छोड़ के आते थे, अपने साथ रखते थे। खैर वो अलग बात है, वो तो जांच का विषय था। पर जब मुख्यमंत्री ने लिख दिया उसमें कि इनको विशिष्ट व्यवस्था वाले स्थानों पे तैनात ना किया जाए, तो उसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश को वीटो करते हुए प्रदीप रावत ने इनकी तैनाती जौली ग्रांट में अति विशिष्ट अतिथि गृह में कर दी। अच्छा। और ये भी माशाअल्लाह हुआ कि वो अति विशिष्ट अतिथि गृह में करने के बावजूद भी वो उन्होंने यहाँ सरकारी आवास अपना खाली नहीं किया और आज तक तैनात हैं। और लगभग पिछले 16-17 सालों से वो देहरादून में ही तैनात हैं। मतलब ट्रांसफ़र नियमावली हो किसी भी विभाग की, उसका भी पालन नहीं किया जाता है विभाग में, जिसकी सेटिंग गेटिंग है सब चलता रहता है। और ये नहीं है, उसके बाद जब ये किस पद पे थे? ये वरिष्ठ सहायक के पद पे थे। अच्छा। अनिल कुमार यादव जी, वरिष्ठ नियमावली के अंतर्गत तो सरकार के खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और वो कार्रवाई भी नहीं हुई। और जो मुख्यमंत्री ने आदेशित किया था उनके आदेश को वीटो करते हुए प्रदीप रावत जी ने दोबारा से एक नई पत्रावली चलाई और इनको जौली ग्रांट तैनात कर दिया। ठीक है, चलिए, ये तो रही उसकी बात। अब बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, क्योंकि
इस अधिकारी ने जो है वो सरकार के खिलाफ या मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं उसके खिलाफ कटाक्ष किया है, वो एक अलग बात है। अब उस बात पे आते हैं जो हमने उसका डाला हुआ है ऊपर कि भाई किस प्रकार से ड्राइवर जो है वो अधिकारी बन गए और जो गेस्टेड ऑफिसर भी बन गए जिसका प्रमाण पत्र फर्जी था। अब उस बात पे हम लोग आते हैं, तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई। तो ये शुरुआत कैसे पता चली कि भाई ये इनकी डिग्रियां फर्जी हैं, क्योंकि बड़ा क्लाइमेक्स आ रहा है उस। देखिए ऐसा हुआ जब ये पत्रावली मेरे पास जुलाई में आई, ये जून की खबर थी, तो जून मैंने आरटीआई लगा करके सारे दस्तावेज हासिल किए। अच्छा। तो मुझे जब आरटीआई में दस्तावेज आए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया और उनके आदेश को वीटो किया गया, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने फिर और आरटीआई लगाई, तो इनकी कई सारी डिग्रियां मेरे पास आई। अच्छा। अगस्त में। आपको ये लगा होगा कि जो प्रधानमंत्री पे इस प्रकार के कटाक्ष करता है तो उसकी बौद्धिक जो क्षमता है वो उस प्रकार की नहीं रहेगी, क्यों ना इनकी डिग्रियां मांगी जाएगी जो उन्होंने डिग्रियां जमा करी है। बिल्कुल, सचिवालय जैसी जगह पे व्यक्ति तैनात है और इतने सालों से है, तो जब मैंने पता कि ये ड्राइवर आया था, भर्ती हुआ था ड्राइवर, अच्छा। तो मैं बड़ा मतलब भौचक्का रह गया। मैंने कहा ड्राइवर और आदमी सचिवालय में, और वो भी सेक्शन में अटैच है, तो बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे और पता चला कि ये बड़ा रसूखदार व्यक्ति है। इसकी सेटिंग तो पता नहीं कितने आईएएस पीसीएस, उसने खुद, मेरे पास एक वीडियो भी है उसका, उसने बोला कि मेरी सेटिंग तो रविशंकर जी से लेके और चीफ सेक्रेटरी सब मैं उनके साथ रहा हूँ। तो जब ये सब चीज़ें आई तो मैंने लगाया, तो पता चला। ये देखिए मैं आपको एक कागज़ दिखाना चाहता हूँ। ये महादय ने जो हाई स्कूल किया है वो 1988 में किया है। देखिए ये सन 1988 का प्रमाण पत्र है जो इन्होंने हाई स्कूल किया है। और ये मुझे तब और आश्चर्यचकित हुआ जब इन्होंने ये प्रमाण पत्र, मैंने दिनांक देखी, दिनांक थी 19 जून 1988, ये डेट है प्रमाण पत्र की। और उसके बाद जो इनका अंक पत्र है उसमें डेट है 30/6/88। तो मतलब प्रमाण पत्र पहले आया और अंक पत्र बाद में। मैं भी शिक्षित व्यक्ति हूँ, मुझे पता है पहले अंक पत्र आता है बाद में प्रमाण पत्र आता है। इनके प्रमाण पत्र पहले आ गए, अंक पत्र बाद में आए। और उसके ऊपर से ताज्जुब की बात यह थी कि इन्होंने हाई स्कूल में साइंस कॉमर्स सब कुछ ले डाला, आर्ट। ऐसा संभव नहीं होता। और देखिए मार्कशीट पे अधिकतम अंक नहीं लिखे हुए हैं। और दूसरा आपको उदाहरण एक देता हूँ, ये इन्होंने इंटरमीडिएट किया है। इंटरमीडिएट इन्होंने 4 सब्जेक्ट में करा है। ये देखिए इसमें भी इनके अंक पत्र में जारी करने की तिथि 3/8/91 है, 3/8/91 है अंक पत्र पे। और प्रमाण पत्र पे इनके है 24/7/91। ये देखिए मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। और उसके बाद आप ये देखिए प्रमाण पत्र पे जो क्रमांक संख्या लिखा है K514747, और अंक पत्र पे क्या क्रमांक संख्या लिखा हुआ है आप पढ़िए। ये देखिए से लिया हुआ है K53865। अब बताइए एक व्यक्ति का रोल नंबर प्रमाण पत्र पे अलग और अंक पत्र पे अलग कैसे हो सकता है? तो क्या अधिकारियों ने इनका प्रमोशन करते वक्त ये चीजें नहीं देखी होंगी? जिन्होंने डीपीसी करी, इनको प्रमोट किया, क्या वो दस्तावेज चेक नहीं किया? चाहे समीक्षा अधिकारी रहा हो, चाहे सेक्शन ऑफिसर रहा हो। अच्छा, इनकी डीपीसी कब हुई है? जब आपने ये सब चीजें आपको पता चल गई है उसके बाद हुई है कि इसके पहले इनकी डीपीसी? नहीं, उससे पहले भी कई बार हो चुकी है। क्योंकि समय समय पे प्रमोशन इन कार्मिकों के होते रहते हैं विभाग में। और ये तो माशाल्लाह थे जो इनके जहाँ पर ये तैनात हैं वहाँ के जो वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी हैं, महेंद्र प्रसाद जी, वो तो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक चीज़ें उन्होंने करी। मैं आपको उसके भी दस्तावेज दिखाता हूँ। और उन्होंने बाकायदा एक मामले में इनको चरित्र प्रमाण पत्र दिखाया। इनका चरित्र बहुत बढ़िया है। और दोनों का चरित्र क्या है वो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये महेंद्र प्रसाद जी की हाई स्कूल की मार्कशीट का छाया प्रति है, सत्यापित, सूचना के अधिकार में ली हुई। ये इन्होंने 4 सब्जेक्टों में जो है हाई स्कूल किया हुआ है। और मार्कशीट का पैटर्न देखिए, ये टाइप से है, ये टाइप से प्रिंट है। और ये देखिए आश्चर्यजनक चीज़, इनका इंटरमीडिएट का हाथ से बना हुआ है। और उसमें देखिए जितने भी अधिकतम अंक लिखे हुए हैं सब्जेक्टों के, वो है 450। और जो इनको प्राप्तांक मिले हैं उनका योग है 272। और यहाँ पर दर्शकों को आपके दिखाना चाहूँगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, 633 अंकों में 1000, मतलब 1000 में इनको 633 अंक मिले हैं। अब बताइए 1000 नंबरों का पेपर कब हाई स्कूल का होता है? और हाई स्कूल इन्होंने जो है 450 नंबर का पेपर है इनका, आप ये देखिए। और उसके बाद माशाल्लाह इनकी डिग्री देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है इनकी, उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी की। और गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर लिखा हुआ है।
और प्रमाण पत्र पे आप देख सकते हैं, मैं आपके दर्शकों को दिखा रहा हूं, प्रमाण पत्र पे कॉलेज तो वही है, उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, पर यूनिवर्सिटी चेंज हो गई, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। और मैं आपको दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा? क्या, एक बात सुनिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में जब एडमिशन लेते हैं और जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेते हैं तो यूनिवर्सिटी में अंक पत्र और प्रमाण पत्र वही यूनिवर्सिटी जारी करती है। ये नहीं कि अंक पत्र कोई और जारी करेगा और प्रमाण पत्र कोई और जारी करेगा। तो क्या इतना बड़ा डीपीसी करने वाले अधिकारियों को ये दिखा नहीं कि ये जो है व्यक्ति फ्रॉड है, इसके दस्तावेज फ्रॉड हैं? बिल्कुल। और एक शायरी मुझे याद आती है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू कापीता है, तो हर साग पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा। सहगल जी, कहाँ कहाँ आपने ये दिए हैं अभी तक डॉक्यूमेंट, जब आपने, क्योंकि 2019 का आप मामला बता रहे हैं, 2022 चल रहा है, तो इनके सीनियर अधिकारियों को आपने शिकायत करी है कि भाई एक जो ड्राइवर से सीधा अधिकारी जो बन गया है, क्या आपने, और वो भी सचिवालय में तैनात है, और इतना बड़ा विभाग उसको पास मिला हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने राज संपत्ति अधिकारी प्रदीप रावत, सचिव आर के सुधांशु, तत्कालीन सचिव राज संपत्ति, और चीफ सेक्रेटरी को जिस दिन उन्होंने, ओम प्रकाश जी ने चार्ज लिया था 31 जुलाई 2020 को, मैंने उसमें प्रत्यावेदन भी दिया, सचिव को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय भी चिट्ठी लिखी। पर देखिए, आप इन लोगों का रसूख देखिए कि वो जिन्होंने डीपीसी करी वो बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी गर्दन फंस सकती थी, इसलिए उन्होंने इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है तो कि उनको पहले से पता नहीं था कि जानबूझ के उन्होंने सोचा होगा कि कुछ, चलो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक नहीं करे, या जानबूझ के की गई गलती आपको नजर आती है? ये जानबूझ करके करी हुई गलती बिल्कुल नहीं है। देखिए, अधिकारी अपने केबिन में बैठते जरूर हैं, पर वो कभी इतनी डीपली, जब तक वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी हो गया या अनुसचिव हो गया, जो उनको जो बता दिया जाता है वो करते हैं। और बाकी आप जानते हैं, उत्तराखंड का तो रहा है कि अगर ऊपर से आका का फोन आ गया तो अगर कुछ गलत भी है तो उस पर पट्टी बांध ली जाती है। तो वही पट्टियाँ बांधी गई, या आप ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी पट्टी बांधी गई। क्योंकि हमने कई ऐसे मामले भी देखे हैं जिसमें उनकी डिग्रियां फर्जी हुई, उसके बाद उनसे वसूली किया गया, जिनको इतनी सैलरी वगैरह, शिक्षा विभाग के कई ऐसे मामले हैं। उसके बाद इस व्यक्ति पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, जो ड्राइवर से सीधा अधिकारी बन गया, और उसके बाद लगातार अभी पोस्टिंग पर भी है और सचिवालय में तैनात है, जहां से सारी नीतियां तय होती हैं पूरे उत्तराखंड। देखिए, मैं आपको ठीक करना चाहूँगा, अभी वर्तमान में वो जॉली ग्रांड गेस्ट हाउस में तैनात हैं, और अभी राज संपत्ति विभाग में कई साल बाद जो है इतने सारे स्थानांतरण जो हैं हुए हैं, और वो हुए हैं पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में। और वो धामी जी के कार्यकाल में होने के बावजूद भी आप ये समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्थानांतरण नहीं हुआ, ये व्यक्ति जॉली ग्रांड में ही तैनात है। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री एक गरिमामयी पद है और हमारे देश की गरिमा होता है प्रधानमंत्री, उस पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है मुझे कि आप ये देखिए, सिस्टम को खोखला ऐसे आदमी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो जो देश चला रहे हैं उनकी गरिमा है, और उनकी गरिमा, अपने प्रधानमंत्री की गरिमा और उसके पद का सम्मान करते हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, कई सारे पत्रकार साथी आए थे, उन्होंने भी हमारा साक्षात्कार लिया, और सहयोग से इंटरव्यू लेने के बाद जो है, आप ये देखिए कि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया। तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हावी रहा है। अभी 2-3 रोज पहले की बात है, बहुत बड़ा नाम लेते हैं, बहुत वो दिग्गज पत्रकार बोले जाते हैं, उनका ऑनलाइन चैनल है, और खैर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक ना एक दिन जो है कोई ना कोई सरकार, मंत्री जागेगा और इस पर जो है जेल की हवा इनको खिलाएगा, जांच करवा करके। क्योंकि ये जितने भी अधिकारी हैं, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं हो पा रही है जांच? मेरा सवाल दोबारा से ये है कि क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये वो नीतियां तय करते हैं, क्योंकि सचिवालय में रहे हैं कभी ना कभी, तो अभी तक जांच क्यों नहीं हो पा रही है? सवाल ये है आपसे, क्यों, आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रही है जांच? देखिए, एक लॉबी है यहाँ पर, मैं इंगित नहीं करना चाहता उन्हें, क्योंकि वो इस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। और अभी आप देख सकते हैं कि उसी दलदल का
एक मास्टरमाइंड जो है उसके खिलाफ जो है विजिलेंस विभाग जांच कर रहा है, और ऐसे ही अगल बगल विजिलेंस वालों को और मगरमच्छ भी मिलेंगे, पर समय में आने दीजिए, समय सबका इसकी आता है। शिकायत आपने किसी और डिपार्टमेंट में की है? मैंने बहुत जगह करी, मैंने कार्मिक मंत्रालय में भी करी हुई है, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी करी हुई है, और पुष्कर सिंह धामी जी को भी मामला संज्ञान में है, शासन में भी है। और मेरे कागज देखिए, मैंने उस दिन भी एक पत्रकार को बोला था कि कागज कभी मरता नहीं है, कागज जिंदा रहता है, और ये कागज मेरा निकला है जो ना, ये सारे अधिकारी एक न एक दिन इसकी जद में जरूर आएंगे। और उन अधिकारियों को भी कहता हूं, किसी की मजाल नहीं जो घेरे शेर को, गर्दिश में ही घेरते हैं गीदड़ शेर को। और देखिए, जितने भी ये गीदड़ बैठे हुए हैं जो अपने आप को आका भ्रष्टाचार का बताते हैं, परिणाम तो भुगतना पड़ेगा इन्हें। देखिए, सत्य परेशान है, पराजित नहीं है। तो चलिए, वैसे भी हमारे इसमें उत्तराखंड में खोजी पत्रकारिता बहुत कम होती है, और दुर्भाग्य उत्तराखंड का यह है कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जब होती है और जब कुछ चीज़ें खोद के निकाली जाती है उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इस बात का दुख भी हमें होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो उत्तराखंड की जब नीतियाँ बनती है, जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं इसका फर्क जरूर नजर आता है। जब आपने बाकी डिपार्टमेंटों में इसकी कंप्लेंट वगैरह करी तो कुछ नोटिस वहाँ से प्राप्त हुआ होगा कि क्या कुछ कार्रवाई, आपने पूछा होगा दोबारा नोटिस में कि क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर चल रही है, जरा आपके संज्ञान में मामला लाया जाए। देखिए, वहाँ पर एक और अधिकारी थे, लक्ष्मण सिंह जी। मैंने आरटीआई जब लगाई तो वो मेरे अपीली अधिकारी थे, तो मैंने उनके सामने सारी पत्रावली मंगाई। तो पत्रावलियों के नाम पे जो उत्तर प्रदेश से आई थी उसमें सिर्फ गत्ते थे, कई अधिकारियों की उसमें पत्रावली गैप थी। जब भी कोई कर्मचारी को एक राज्य दूसरे राज्य में आवंटित करता है तो उसकी पासबुक और पत्रावली आती है। तो इनकी सिर्फ पासबुक आई, पत्रावली इनकी उत्तर प्रदेश में खुली ही नहीं थी। जब खुली नहीं थी तो उत्तराखंड में ऐसे कार्मिकों को ले क्यों लिया गया, और उसमें एक पत्र भी लगा हुआ था कि इन सारे लोगों का स्थानांतरण माननीय हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो ये 2004 और 5 में कैसे ये सारे अधिकारी यहाँ पर आ गए। आने के बाद अभी सोचिए कि जिस पटिशन का एक शासनादेश में उत्तर प्रदेश के जिक्र था, उसमें से कई सारी पटिशन को कनेक्ट किया गया था पुष्पा तड़ागी की पटिशन से, और उसके बाद में इनकी सारी पटिशन को ट्रांसफर कर दिया गया रामा सिंह की पटिशन में। उसमें से कई सारी पटिशन जो है वो कोर्ट में दाखिल ही नहीं हुई थी। वो शासनादेश में 5 मई 1995 को ये सारे कार्मिक लगे थे, और 6 जून 1995 को हटा दिए गए थे उत्तर प्रदेश से। फिर ये सारे लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में नवंबर में ऐसा निर्णय आया जैसा उस शासनादेश में लिखा है कि इसमें फला उत्तराखंड राज्य ने ले कैसे लिया। और इनकी पत्रा, ये बड़ी विडंबना है कि देखिए भ्रष्टाचार हावी रहा है। अब देखिए, एक अधिकारी है सतीश कुमार, ये उत्तर प्रदेश में से जब यहाँ पर आए तो इनका नाम था सतीश कुमार, और उसके बाद जब एलोकेशन लेटर आया तो ये बन गए सतीश कुमार यादव। फिर उसके बाद ये हो गया सतीश यादव। जन्म तिथि 30/6/66 के स्थान पर इनकी 30/6/67 हो गई। और विभाग से जब मैंने पूछा कि इनकी शैक्षिक योग्यताओं की आपने वेरिफिकेशन किया, तो वो कहते हैं कि इनकी शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित टीप कार्यालय के धारित अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। तो आप बताइए, जो आपके इनकी शैक्षिक योग्यताओं का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आपने इनके प्रमोशन कैसे कर दिए। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सतीश कुमार यादव की, ये डिपार्टमेंट में ये भी बता दें। राज संपत्ति विभाग में पहले बीजापुर में तैनात है, अब वर्तमान में ये लखनऊ तैनात है। ठीक है, ये आप देखिए, ये कंप्यूटराइज मार्कशीट ले आए हैं, ये 83 में कंप्यूटर भारत में नहीं आया था, ये कंप्यूटराइज मार्कशीट ले आए हैं। और आप ये देखिए, मैं आपको कई सारे और दस्तावेज हैं। सन 87 में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर लिया, ये देखिए। 85 में इन्होंने इंटरमीडिएट किया और 87 में ग्रेजुएशन कर लिया। और आप ये देख सकते हैं, रीवैल्यूएशन रिजल्ट है इनका रीवैल्यूएशन रिजल्ट, ये देखिए आप, ये रीवैल्यूएशन रिजल्ट है इनके ग्रेजुएशन का। तो आप सभी जानते हैं रीवैल्यूएशन, अगर हम फेल हो गए, रीवैल्यूएशन कराना है तो उसमें हमें 3-4-5 महीने का समय लगता है रीवैल्यूएशन करवाने में। पर हुआ क्या, इन्होंने सन 87 में ही फरवरी में कर लिया रीवैल्यूएशन। तो ये बड़ी विडंबना है। अब आप देखिए, तौर पे फर्जी है कि डिग्री किसी और स्कूल की, ये प्रमाण पत्र किसी और स्कूल, ये इनके इंटर के अंक पत्र पे लिखा है विक्स, सब्जेक्ट का नाम। आप ये सोचिए, विडंबना नहीं तो क्या है।
सहगल जी, कितने तकरीबन ऐसे लोग हैं जो जिनके फर्जी प्रमाण पत्र आपने आरटीआई के माध्यम से लिए हैं, जो आपके संज्ञान में तकरीबन जो राज्य संपत्ति विभाग है? राज्य संपत्ति विभाग में जितने भी हैं, मैंने सबके अंक पत्र प्रमाण पत्र लिए हैं और उनका अध्ययन मैंने किया है। और अधिकतर लोगों का, लगभग 200-250 लोगों का मैं अध्ययन कर चुका हूं और बाकी लोगों का अध्ययन अभी जारी है। और मुझे ये लगता है कि इस विभाग में अधिकतर लोग, चाहे ड्राइवर से लेके कर्मचारी से लेके अधिकारी हों, सबकी जांच होनी चाहिए और एक बहुत बड़ा आपको घोटाला सामने आएगा। क्योंकि देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलत तथ्य लेकर के यहाँ पर नौकरी पे आया है तो वो कहीं ना कहीं किसी का हक मार के आया है और उस हक के लिए जो हकदार व्यक्ति थे उनको न्याय नहीं मिला, तो उनको न्याय दिलाने का काम भी मैं करूँगा, मैं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पर देखिए, मैं बताऊं आपको कि एक पत्रकार के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर मामले के लिए न्यायालय चला जाए। एक नहीं, कई सारे मामले हमारे पास आते हैं, तो हर मामलों के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। ये काम सरकार का है, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सर। न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए, सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों के लिए हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म राज्य में अपने तैयार करके दें कि वो अपनी काबिलियत के आधार पर आगे आएँ। और जो सरकार का नारा है जीरो टॉलरेंस, उसको साक्षात सक्षम करके भी दिखाए। तो अब आगे की क्या तैयारियां, आपको लगता है कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी? क्योंकि नई सरकार अभी आई है, दोबारा से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है। आपको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसके ऊपर एसआईटी जांच जो आपकी मांग है वो सब चीज़ें करेंगे? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का व्यक्तित्व जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि नरेंद्र तिवारी जी जैसा सरीखा एक व्यक्ति की छवि मैंने उनके अंदर देखी और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनकी कार्यशैली है वो इस पर संज्ञान जरूर लेंगे और बहुत तरीके से इन सारे लोगों का पर्दाफाश करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि देखिए, अगर कहीं मैं दोषी हूँ, मैं गलत हूँ, तो मेरा दोष और मेरी गलती बताने वाला भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए। और अगर हम किसी को कागज़ दिखा रहे हैं और उसके बाद शिकायत कर रहे हैं और अब खबरें छाप रहे हैं, तो उन खबरों का भी संज्ञान लेना चाहिए। अब क्या होता है कि अब जो समय चल रहा है, अधिकतर लोग खबरों का संज्ञान लेते नहीं हैं। होता क्या है, मुकदमे होते हैं पत्रकारों पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पत्रकारों पर मुकदमे न करके आप उनकी खबरों का संज्ञान लीजिए, उनके तथ्यों पे जाइए। नरेंद्र तिवारी जी क्या करते थे, अगर कोई भी खबर उनके खिलाफ होती तो उस पत्रकार को बुला के चाय पिलाते थे और कहते थे कि नहीं, आपने मेरी कमी बताई है, मुझे मेरे विभाग की, मेरी सरकार की कमी बताई है और उस कमी को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो उन जैसा व्यक्तित्व ना हुआ है ना होगा, पर उनकी छवि मैं धामी जी में देखता हूं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि धामी जी जो है उनके जैसा ही काम करें, विकास पुरुष बने वो भी। और हमें उम्मीद है कि क्योंकि जब जनता सरकार चुनती है तो सरकार का भी दायित्व बनना चाहिए कि जो वादे करती है बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े जब भाषण दिए जाते हैं तो उस समय बहुत वादे भी होते हैं और वो वादे धरातल पर बहुत कम दिखाई देने को मिलते हैं। अब नई नई सरकारें उम्मीद करते हैं कि जो जितने भी अमित सहगल जी ने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, जो क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े मामले हैं, क्योंकि एक ड्राइवर कैसे अधिकारी बन गया, जो गैजेटेड ऑफिसर है उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, अपने आप में ही ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और जो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस का जो नारा देती है, जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस उत्तराखंड में बना रहे और उत्तराखंड के भविष्य के लिए भी ऐसे मामलों में जांच जरूर होनी चाहिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जितने भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या जो हमारे जो नेता हैं, वो जरूर इस बात का संज्ञान लेंगे। और जो अमित सहगल जी ने, जो खोजी पत्रकार है, जो डॉक्यूमेंट आरटीआई के माध्यम से निकाले हैं और ये बताया है कि जो राज्य संपत्ति विभाग है उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को जरूर सरकार संज्ञान लेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।